So dear students, I am again here to explain the basic concept of chemistry, the chapter number 1 of class 11th. So the other 4 parts are available in the YouTube, so you can go through the all 4 parts. In this video we are going to study about Dalton's atomic theory, atomic and molecular mass, mole concept and Avogadro's law. So our first topic is Dalton's atomic theory. So this was the first theory which is dealing with the atoms. तो इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट एटम. सो इट हैज़ ओनली हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, क्योंकि आज एटम के बारे में स्टडी इससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है. तो ये सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता है अबाउट द थ्योरी, ओके, अबाउट द एटम. Yes, so this theory was actually given by John Dalton in 1808 and it has some postulates. The first postulate is matter is made up of extremely small indivisible particles called atom. तो सबसे पहले इस थ्योरी ने एटम को डिफाइन किया और ये बोला कि मैटर बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल और इनडिविजिबल पार्टिकल से बने होते हैं. इनडिविजिबल पार्टिकल मीन्स द पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल, फर्दर डिवाइडेड इनटू पार्ट, उसको आप इनडिविजिबल कहते हो. सेकेंड पॉइंट इज एटम ऑफ द सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट. सपोज आप कोई भी एक मटेरियल ले रहे हैं, कोई भी एक प्रॉपर मटेरियल ले, सपोज आपने आयरन लिया, तो अगर हम आयरन के एटम को देखेंगे सो दे विल पॉसेस ऑल द सेम साइज, सेम शेप, सेम मास एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़. इसका मतलब ये हुआ कि एटम्स ऑफ द सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल. ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं होता. द थर्ड पॉइंट इज एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट. दैट मीन्स अगर हम जस्ट अ सेकेंड, अगर हम अलग अलग मटेरियल रहते हैं, सपोज मैंने एक आयरन लिया और एक गोल्ड लिया, एक मैटर, एक सब्सटेंस आयरन एंड द सेकेंड वन इज गोल्ड. तो अगर हम आयरन एंड गोल्ड के एटम को देख पाते, सो इट विल बी क्लियरली विजिबल कि दे हैव डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल अलग होगी, मीन्स दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर टोटली डिफरेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. जो भी हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं इन आवर केमिस्ट्री बुक, उस सब में कौन पार्टिसिपेट करने जाता है? एटम. ठीक है, क्योंकि एटम से और कोई छोटा पार्टिकल था नहीं जब ये थ्योरी दी गई थी. सो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज़ गोइंग टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. द नेक्स्ट पॉइंट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में combine with each other in a fixed simple whole ratio to form compound. तो ये कंपाउंड के कॉन्सेप्ट को भी बताता है, बट हियर इट्स नॉट गोइंग टू यूज़ द वर्ड मॉलिक्यूल. ये मॉलिक्यूल वर्ड को यूज़ नहीं कर रहा है. ये कह रहा है कि एटम कंबाइन होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में, सिंपल रेशियो में, और बनाते हैं कंपाउंड एटम, जिसको बाद में फर्दर इट विल बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूल, जिसको बाद में मॉलिक्यूल का नाम दिया गया. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट इज एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. मीन्स हम एटम को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. ये सिर्फ प्रेजेंट रहते हैं ऑलरेडी और हम उसको केवल चेंज कर सकते हैं. दैट मीन्स एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल, मतलब इनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. सो दिस इज़ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. इट्स वेरी वेरी सिंपल थ्योरी. आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई इसमें डाउट होना चाहिए. ओके, एंड व्हाट अबाउट द लिमिटेशन. अब ये थ्योरी तो दे दी, बट व्हाट आर द लिमिटेशंस. सो फर्स्ट लिमिटेशन इज it could not explain the law of chemical combination. ठीक है, it failed to explain how atoms of different element differ from each other. पहली चीज़ तो ये नहीं बताया कि एटम एक दूसरे से अलग कैसे हैं. ये तो कह दिया कि दे आर डिफरेंट, बट हाउ दे आर डिफरेंट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात नहीं करी इसने. सेकेंडली, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम. इसने ये तो बोला कि कंपाउंड एटम बनते हैं, बट वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एटम, ये नहीं बताया. नेक्स्ट, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट बाइंड टुगेदर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. ये जो कंपाउंड एटम बन रहे हैं, इनमें किस टाइप का फोर्सेस लग रहा है, इसके बारे में इसने कोई बात नहीं करी. इट फेल्स टू एक्सप्लेन गेलू-सेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम and did not make any distinction between the ultimate particle of an element take part in reactions and ultimate particle that has independent existence. देखिए, हम दो तरह की बातें करते हैं. एक ये कि the smallest particle which is atom is going to take part in the reaction, and sorry, atoms does not exist independently.
दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। लेकिन ये बात इस थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं की। लास्ट पॉइंट को आप फिर से समझिए। ये थ्योरी ये तो एक्सप्लेन करती है और ये बताती है क्या कि रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करने वाला है, एटम। लेकिन वो ये इस बारे में बात नहीं करती कि एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझिए, ये देखिए हाइड्रोजन, यू कैन सी हियर हाइड्रोजन, इट इज़ एटम। तो जब रिएक्शन होगा तो पार्टिसिपेट करेगा ये हाइड्रोजन, एटम है ना ये, तो ये एटम के फॉर्म में। लेकिन हाइड्रोजन एज ए एटम एग्जिस्ट नहीं करता, ये नेचर में H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है तो एटम के फॉर्म में करता है। तो ये बहुत क्लियरली डिस्टिंक्शन नहीं देता बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, उन दोनों के बारे में बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके पास। ओके, yes, so due to the limitations of this theory, the next theory is of modern atomic theory। इसके बाद आई modern atomic theory। ठीक, modern atomic theory जो है वो इसी के जो पोस्टुलेट थे उसको थोड़ा सा इलेबरेट किया और उसमें जो भी कॉन्ट्राडिक्शन थे, जो नई चीज़ें हमको पता चली है ना, उसके बारे में बताया। तो ये जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है ये कई सेंचुरी तक विदाउट चैलेंज फॉर एनीवन ये चलती रही। ये जो थ्योरी थी विथ लिमिटेशन तो थी इसकी, लेकिन फिर भी ये चलती रही और किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया। लेकिन बाद में जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोर और अदर साइंटिस्ट इस पे काम किए। और जब वो इस पे काम किए, जस्ट अ सेकेंड, देन दे रिमूव्ड द लिमिटेशंस ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो भी उसकी लिमिटेशन थी उसको दूर किया। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसने ये बताया कि एटम्स आर डिविजिबल इनटू स्मॉल पार्ट्स। ये उनके एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में बताया। सेकेंडली इन्होंने ये बताया कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ विच आर कॉल्ड आइसोटोप। आइसोटोप की बात करी, जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, ये सेम एलिमेंट ही हैं बट देयर एटम्स आर डिफरेंट। तो इसका ये जो एक पोस्टुलेट था जिसमें ये कह रहा था कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम प्रॉपर्टीज़, ये गलत साबित हो गया यहाँ पे आइसोटोप के डिस्कवरी से। सेकेंडली इन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव ऑल्सो सेम प्रॉपर्टीज़, जो आइसोबार होते हैं। जैसे नाइट्रोजन 14 है एंड कार्बन 14 है, दोनों का जो मास है बोथ आर इक्वल, लेकिन एलिमेंट डिफरेंट है। तो एक पोस्टुलेट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का फिर से यहाँ पर गलत साबित हो जाता है। फिर एटम्स कैन कंबाइन in any ratio, not just a fixed whole number. For example, the reactions involving sugar molecule, जैसे कि हम ये कहते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये कह रहा था कि एटम जो है वो सिर्फ होल नंबर में ही कंबाइन होते हैं। लेकिन जैसे सुक्रोज है जिसमें एलिमेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो 12:22:11 के रेशियो में है, जो कि एक सिंपल होल नंबर नहीं है। इसलिए यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। इट्स नॉट अ सिंपल होल नंबर, देयर इज अ इन्वॉल्वेशन ऑफ लॉट ऑफ एटम्स, राइट। एंड फाइनली एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एंड द लास्ट वन इज, ये जो कह रहा था कि एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल, तो ऐसा नहीं हुआ। ये एनर्जी में, यानी कि जो रेज होती है ना, अल्फा बीटा गामा रेज, न्यूक्लियस को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इफ़ वी कैन डिस्ट्रॉय द न्यूक्लियस एंड कन्वर्ट इनटू एनर्जी। जो हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बम का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें हम एटम को डिस्ट्रॉय करते हैं और उसको रेडिएशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। So here some additional information. Dalton's atomic theory was first stated and then modern atomic theory was developed afterward. पहले तो जो बेसिक थ्योरी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ही थी, बाद में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हेल्प्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इन एटम, विच इन टर्न हेल्प अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। एक्चुअली क्या है कि जो बहुत सारे वर्क हुए, बहुत सारे रिसर्च हुए, एक्सपेरिमेंट्स हुए ऑन एटम, जिससे हमको उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चला और ज़्यादा क्लैरिटी आई और बहुत सारी नई चीज़ें मिली। सो दिस इज़ द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। यू मे टेक द स्क्रीनशॉट एंड you also make notes by using this. Okay, now the next topic is atomic and molecular mass. When we studied about the modern atomic theory, तब वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है और फिर हम एटॉमिक और मोलिकुलर मास की बात करते हैं। ठीक, तो here atomic mass of the atomic mass of an element is the number of times
a molecule of that element is heavier than an atom of carbon taken as 12. One atomic mass unit is equal to 1/12 of the mass of a particle of carbon isotope. इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ. ये यस देखिए, हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास की. सीधी सी बात है, मास मतलब हम कुछ वेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक रेफरेंस लेना पड़ता है. तो रेफरेंस लिया हमने किसे? कार्बन 12 को. ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट जिसका हमको एटॉमिक मास निकालना है, उसका मास कार्बन के 1 एटम के 1/12, ठीक है, 1 एटम का जो भी मास है उसका कितना पार्ट लेना है? 1/12 से कितने टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स इट इज़ हैवियर. जैसे हाइड्रोजन है, ठीक, हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ इससे 1 टाइम्स, यानी कि इसके इक्वल ये समझो, तो इसका मास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. सिमिलरली अगर मैं कहती हूँ सपोज कार्बन, ठीक, तो कार्बन का एटॉमिक मास हम लोगों ने पहले क्या ले लिया एज ए रेफरेंस? 12 ले लिया है. अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक नंबर इज़ 8 एंड मास नंबर इज़ 16. सो द एटम ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16 टाइम हैवियर, ठीक है, 16 टाइम हैवियर देन मास ऑफ द 1/12 ऑफ द कार्बन एटम. कार्बन एटम का जो भी मास है उसका 1/12 लेना है, उससे कितने टाइम्स हैवियर है वही उसका एटॉमिक मास होगा. हर जगह आपको यही डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है. ये देखिए, अब ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ आएगा. ये देखिए, 1 टाइम ऑफ, एक मिनट, यस, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12. 1/12 मतलब 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ पार्टिकल ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. ठीक, तो कार्बन 12 को हम मास लेते हैं 12. ठीक, ग्राम एटॉमिक मास, जो भी एटॉमिक मास है जब हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास. लेकिन वो नंबर फिक्स होता है. कैसे? जैसे ऑक्सीजन के लिए इट्स फिक्स्ड कि 16 ही होगा, कार्बन के लिए इट्स फिक्स कि ये 12 ही होगा. जो भी उसका एटॉमिक मास है उसको हम ग्राम में जब रिप्रेजेंट करने लगते हैं तो वो क्या बन जाता है? ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है. ठीक, मॉलिक्यूलर मास में क्या करेंगे हम? कोई भी सब्सटेंस का जो मास है वो अगेन कार्बन एटम के 1/12 के कितने टाइम्स हैवी है वही उसका मॉलिक्यूलर मास भी होता है. तो इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे वाटर का हम निकाल रहे हैं तो वाटर में हाइड्रोजन 1 यूनिट है, ऑक्सीजन 16 यूनिट है. ठीक है, तो हम दोनों का मास निकाल के क्या करेंगे, उसको सम कर देंगे. तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास भी निकल आएगा. ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब जितना भी मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बन जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास. जैसे देखो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, नॉट द एटम. ये मॉलिक्यूल लिखा है ना, तो O2 मॉलिक्यूल, दैट मीन्स 16 + 16 इट बिकम 32. तो जब आप इस 32 को ग्राम में रिप्रेजेंट करने लगते हो देन इट बिकम ग्राम मॉलिक्यूलर मास. तो हर मॉलिक्यूल के लिए ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये अलग अलग होगी. जैसे अगर मैं यहाँ पे CO2 करूँ तो 12 + 32 क्या आ जाएगा, ये 44. और जब आप ग्राम करोगे तो क्या हो गया, 44 ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ठीक, तो इस तरीके से हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास देखते हैं. एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक मास. जनरली हम दोनों को सेम ले लेते हैं, इन जनरल हम उनको सेम लेते हैं, बट बोथ आर नॉट एक्चुअली सेम. Atomic mass is generally used for single isotope, but atomic weight is generally weighted average of the isotopic abundance in nature. Atomic mass is always a whole number because it is a relation with the number of proton and neutron. देखिए, अभी मैं आप लोगों को जो ये बता रही थी atomic and molecular mass, इसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया था कि कार्बन 12 को हम रेफरेंस मानेंगे और इसी के 1/12 पार्ट का लेंगे. लेकिन जब हम कैलकुलेट करने जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो हम डायरेक्टली क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द गिवन एटम. यही करते हैं हम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करके ही एटॉमिक मास निकालते हैं. तो जब हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो ये पर्टिकुलरली एक सिंगल आइसोटॉप के लिए रहता है. फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अगर मैं लूँ क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37, तो ये 35 और 37 दो आइसोटोप
एबंडेंस में मिलते हैं नेचर में क्लोरीन के, जिसमें से एक का मास 35 होता है और एक का 37 होता है। तो जब हम इनके लिए निकाल रहे हैं तब तो ये क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। लेकिन जब मैं इन दोनों का एवरेज निकालूंगी, और आप देखिएगा कि बुक में आपको क्लोरीन का दिखता है मास 35.5, तो एक्चुअल में ये क्या है 35.5 जो निकला, दिस इज़ द एटॉमिक वेट नॉट एटॉमिक मास। ठीक, तो ये जो पॉइंट में निकल रहा है, आप देखिए कि जो पीरियोडिक टेबल में जब आप देखते हैं वहाँ पर, तो वहाँ एटॉमिक वेट लिखा होता है, ना कि एटॉमिक मास। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन के भी एक आइसोटोप होता है प्रोटियम, एक आइसोटोप होता है ड्यूटीरियम, एक आइसोटोप होता है ट्रिट्रियम, लेकिन ट्रिट्रियम काफ़ी कम क्वांटिटी में होता है। लेकिन जब हम इन तीनों का एवरेज निकालते हैं तो इट्स अबाउट 1.008 ऐसा कुछ निकलता है। तो ये क्या हुआ, एटॉमिक वेट हुआ। लेकिन अगर मैं सिर्फ 1 लिख रही हूँ तो एटॉमिक मास है, सिर्फ 2 लिख रही हूँ तो एटॉमिक मास है, 3 लिखा है एटॉमिक। इसका मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक मास पर्टिकुलरली एक आइसोटोप के लिए होता है, लेकिन एटॉमिक वेट जो है वो सारे के लिए एवरेज होता है, मतलब जितने आइसोटोप मिलते हैं उनका एवरेज होता है। ये देखिए, तो एवरेज कैसे निकालते हैं ये भी यहाँ पे बताया मैंने। द एवरेज एटॉमिक मास एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ आइसोटोप इन विच ईच इज मल्टीप्लाइड बाई इट्स नेचुरल अबंडेंस। मतलब वो जितने परसेंटेज में मिलता है ना, उसमें हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, द एवरेज एटॉमिक मास के लिए क्या आएगा, F1 M1 प्लस F2 M2 प्लस F2 इंटू M3 एंड सो ऑन। यहाँ पे F क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब ये है कि वो कितने जैसे 3:1 के रेशियो में मिल रहा है, मतलब 75% एक आइसोटोप मिला और 25% एक आइसोटोप मिला। ठीक, तो जनरली हम इसमें क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, क्लोरीन के 2 मेजर आइसोटोप हैं, एक में 18 न्यूट्रॉन होता है और एक में 20 न्यूट्रॉन होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये नेचर में देखो 75% है और ये वाला अप्रॉक्सीमेटली 25% है। तो जब हम इसका निकालते हैं ना, तो इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका 75% मतलब 0.775 इंटू जो भी उसका एटॉमिक मास है, ठीक है 35, और इसका ये जो भी इसका एटॉमिक मास है, दोनों को मल्टीप्लाइड करके प्लस करते हैं। ये आप जो भी बुक यूज़ करते हैं उस बुक में भी आपको ये वाला एग्जाम्पल ज़रूर मिलेगा। नाउ अनदर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय AMU, एटॉमिक मास यूनिट किसे बोलते हैं? तो एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज़ अ मेजर ऑफ द एटॉमिक मास एंड ऑल्सो नोन एज डाल्टन और यूनिफाइड मास। कहीं कहीं पे ये U से रिप्रेजेंट होता है, कहीं कहीं पे ये AMU से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, द AMU expresses both atomic mass and molecular mass, and AMU is defined as 1/12 the mass of an atom of carbon। मतलब 1 AMU हम किसे कहते हैं, जो भी कार्बन एटम का मास है इंटू 1/12 करते हैं, तो जो भी वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं 1 AMU। ठीक, ग्राम में इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये देखिए 1/12 इंटू 12 ग्राम पर मोल। ठीक, और इसके बाद हम 1 मोल में नंबर ऑफ एटम इतने होते हैं, तो ग्राम में अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इट्स 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और किलोग्राम में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोल कॉन्सेप्ट। सो मोल कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लास 11th का, और ये केमिस्ट्री में हमेशा काम आता है, भले ही आप कॉलेज में पहुंच जाए या कहीं पे। इफ़ यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री देन यू मस्ट नो अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। सो मोल कॉन्सेप्ट इज़ जस्ट एग्जैक्टली लाइक tool for counting the number of particle. So mole concept is a unit of measurement for amount of the substance. ये particularly amount of substance को represent करता है. A quantity proportional to the number of elementary entities of the substance. It is a base unit of international system of units, and 1 mole molecule contains 6.022 into 10 to the power 23. बहुत सारी बुक में ये 6.023 इंटू 10 to the power 23 दिया रहता है। तो आपको ये समझना है कि 1 मोल, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये वाले डायग्राम पे हम फोकस करते हैं। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। अगर आप अच्छा रेजोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं वीडियो में तभी ये क्लियर होगा। ये देखिए यहाँ पर बताया है कि 1 मोल है, ये वाला जो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है ये 1 मोल को बता रहा है। ठीक, तो 1 मोल मतलब इसका क्या क्या मीनिंग हुआ 1 मोल का। इफ़ इट इज़ गैस तो इसका मीनिंग होगा STP पर अगर हम इसका वॉल्यूम लेंगे देन इट विल बी 22.4 लीटर। अगर आप 1 मोल कोई भी गैस ले रहे हैं, वॉट एवर गैसेस यू आर टेकन, डजेंट मैटर कि आपने CO2 लिया, ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन लिया, क्या लिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्या रहेगा 22.4 लीटर ही रहेगा एट STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कभी कभी ये NTP से भी रिप्रेजेंट होता है, विच मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं इसको ऐसे मेजर कर रही हूँ ग्राम में,
तो हम इसका कौन सा लेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेंगे। सपोज मैंने CO2 लिया तो 44 ग्राम अगर मैं मेजर करूँगी दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल, अगर ग्राम में लेंगे तो। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल में देखेंगे तो फिर चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, कितना भी हो, इट विल कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 1 डजन में कोई भी चीज़ की संख्या, कोई भी मटेरियल की संख्या कितनी होती है, 12। अगर आप 1 डजन बनाना लेने जाते हो तो देन यू विल गेट ओनली 12 बनानास, राइट। सिमिलरली 1 मोल जब भी आएगा तब आपको समझ लेना है कि इट विल बी 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। सिर्फ यही टूल है मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको और अच्छे से समझिए। देखिए, अगर मैं 1 मोल ऑफ कॉपर ले रही हूँ देन इट विल बी 63.5 ग्राम। ये 63.5 ग्राम कहाँ से आया, 63.5 ग्राम 1 मोल ऑफ कॉपर, ठीक है। ये 63.5 ग्राम इसलिए है क्योंकि इसका एटॉमिक मास 63.5 होता है, ठीक। और अगर आप कार्बन लेंगे, ये डायग्राम में थोड़ा सा यहाँ पे ये गलत है, ये वाला तो ठीक है 1 मोल ऑफ कार्बन, बट ये एक्चुअली 1 मोल ऑफ कार्बन को शो कर रहा है, दिस इज़ 1 मोल ऑफ कॉपर। तो कार्बन जब आप लोगे तो इट विल बी 12 ग्राम और कॉपर लोगे तो इट विल बी 63.5 ग्राम। तो मास तो अलग अलग दिखेगा दोनों का, क्योंकि 12 ग्राम ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा दिखाई देगा, 63.5 ग्राम ज़्यादा दिखेगा, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों में सेम रहेंगे। दैट इज़ द मोल कंसेप्ट, ठीक है। ये देखिए, मोल कंसेप्ट के लिए और भी एक फ्लो चार्ट बनाए, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको, ठीक है। सपोज यू आर टेकिंग 1 मोल, देन नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी दिस, वॉल्यूम विल बी दिस 22.4 लीटर, और अगर एटम है तो 1 ग्राम एटम। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझिए, 1 ग्राम एटम 1 ग्राम मोल, ये 1 मोल है। 1 ग्राम एटम आप जब कह रहे हो, अगर कार्बन लिया तो नॉर्मल जो ग्राम आप मेजर करते हो, जो आप लोग तौलते हो, वे करते हो जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन में, तो ये दिखाई देगा 12 ग्राम, लेकिन इट इज़ इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन ये कितने के बराबर होगा, 12 ग्राम के। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन ये होगा 16 ग्राम। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O ये होगा 18 ग्राम। आप समझ पा रहे हैं इन एग्जाम्पल से। देखिए 12 ग्राम को ही क्या बोल रहे हैं, 1 ग्राम एटम, एटम वर्ड जोड़ दिया, 1 ग्राम जोड़ दिया, तो उसके एटॉमिक मास के ग्राम के रिप्रेजेंटेशन में होगा ये, ठीक है। मॉलिक्यूल लिया तो मॉलिक्यूलर मास का जो ग्राम में रिप्रेजेंटेशन है वो 1 ग्राम मॉलिक्यूल को शो करेगा। ये डायग्राम वहीं पे बना है, ये देखिए, ठीक है। सो हियर इज अ सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल। ये फार्मूला आपकी सारी बुक में दिया हुआ है, जो भी रेफरेंस बुक आप यूज़ करें, चाहे NCERT की, प्रबोध की, नवबोध की, या जो भी रेफरेंस बुक SBPD की आप यूज़ करते हैं, सब में ये फार्मूले दिए हुए हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज एवोगैड्रोस लॉ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप सेम वॉल्यूम लेते हो किसी भी गैस का एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, तो उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम रहेंगे, ठीक। तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, Na, एवोगैड्रो नंबर, जो कि मोल कॉन्सेप्ट में यूज़ होता है। तो ये क्या कहता है कि एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में, ठीक है, एनी गैस कंटेनिंग 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शुड हैव द सेम मॉलिक्यूल। अगर आप इतने पार्टिकल ले रहे हो और टेम्परेचर प्रेशर सेम रखे हो तो सबका वॉल्यूम हमेशा ही क्या रहेगा, सेम रहेगा, एंड इट विल बी 22.4 लीटर। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ये कंडीशन फिक्स है, टेम्परेचर शुड बी 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर शुड बी 1 atm। यही स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और कल यानी कि नेक्स्ट की क्लास, नॉट कल, नेक्स्ट क्लास में हम ये जो पोर्शन बच गया है, दैट इज़ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग, लिमिटिंग रिएजेंट एंड मेथड, ये वाला हम लोग मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इतना कर लेंगे। सो दिस चैप्टर विल बी completed in the next part. So thanks for watching.